क्लास वाइज थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। हाँ। ओवरऑल यही था ऑब्जर्वेशन कि जो स्टार्टिंग की क्लासेस हैं उनमें काफी कंटिन्यूटी दिखती है, पर जो बाद की क्लासेस है तो उनमें थोड़ी सी हमको और कंटिन्यूटी सिलेबस में डालनी है। ठीक है। और सर मैं समझी नहीं, स्टार्टिंग की क्लास से बाद की क्लास किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं सर आप? लाइक अभी निशान थोड़ा आप ही बताएं तो ज्यादा अच्छा मैं रहेगा ना। बताऊं सर, जैसे जैसे हमारा जो सिलेबस है तो उसमें हमारा जैसे इनिशियली क्लास 1 2 3 4 है। तो उसमें क्या है कि जो हमारा चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, तो चैप्टर्स इनिशियली क्या है कि टेक्स्ट है, उसमें कुछ बेसिक पोएम्स हैं, और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ रही हैं उनका लेवल बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, और जो हमारे न्यू वर्ड्स हैं वो थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। राइट। बट हमारे जो लेटर क्लासेस हैं, जैसे 4th से लेकर 8th तक, उसमें जो हमारा सिलेबस, ये करंट सिलेबस में क्या है कि आपका डायरेक्टली ऐसा है कि टेंस, जैसे टेंस बता रहे हैं, टेंस का ये टाइप, या प्रोनाउन है या इसका ये टाइप। तो मेरा ये कहना है कि जैसे हम अगर इस स्टैंड अलोन एक टॉपिक पढ़ाएंगे किसी बच्चे को, कि जैसे डायरेक्टली के आज प्रोनाउंस की क्लास है, तो उससे बेटर ये रहेगा कि हम, जैसे क्या है कि जो हमारा ये कंटिन्यूटी चल रही है 1st से लेकर 4th तक के, हर क्लास में कुछ कुछ चैप्टर्स पोएम्स के हैं, कुछ ये हैं स्टोरीज हैं, हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और उन्हीं के साथ इंटीग्रेट करके, जैसे क्या एनसीईआरटी में क्या, जैसे अगर वो टेंस पढ़ा रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो एक चैप्टर है, स्टोरी है छोटी सी, उस स्टोरी में ही पूछ रहे हैं कि आप इसमें बताइए आर्टिकल्स कौन कौन से थे, जैसे आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं तो उस स्टोरी में एग्जांपल से ही वो आर्टिकल्स देखते हैं। या फिर प्रोनाउन है तो वो क्या, वो लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइजेज में ये चीजें डाल देते हैं। आपका कोई भी क्लास स्टार्ट होगा एक चैप्टर से, उसमें एक्सरसाइजेज में ये जो टीचिंग है वो डालते हैं। हमारे में क्या होगा कि जैसे हमने एक बार टेंस पढ़ लिया, आज टेंस की क्लास खत्म हो गई, तो अब नेक्स्ट जो है वो नया टॉपिक आ जाएगा। बट क्या है, जैसे मैथ्स में क्या रहता है कि आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चीज आपके इंग्रेन होगी अंदर, तो इसमें भी ऐसा ही है। सर मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए। हेलो सर, ये हम ग्रामर में कैसा है, जब तक हम बेस जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सब टॉपिक्स का ड्यूरेशन कितना रहेगा सर, हर टॉपिक का? नहीं, ड्यूरेशन इन द सेंस मैं समझा नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं समझा। कितने नंबर ऑफ सेशंस रहेंगे हर एक इंडिविजुअल टॉपिक में? जैसे आप देखिए, अगर 5th क्लास का सिलेबस है तो उसमें हम ग्रामर के 7-8 मेन टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। और शुरू किससे कर रहे हैं? शुरू हम लोग वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स से करते हैं वैसे भी, एज पर आवर सिलेबस आल्सो। तो माय पॉइंट इज कि वो डिपेंड करता है नेक्स्ट पे जंप करने से पहले, जब तक उनके ये सब बेसिक ग्रामर टॉपिक्स, जैसे आप कोई भी टॉपिक पे पहुंच जाओ, जब तक बच्चे प्रोनाउन पे या आर्टिकल्स पे या प्रेपोजिशंस पे जब तक ये लोग का स्ट्रांग नहीं होता, तब तक उनको टेंसेस पढ़ाने का या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है सर। बिल्कुल यही बात सही। हाँ, तो मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि यही है, मतलब आपको प्रोग्रेशन जो है वो वैसे ही रखना है। और सर आपको हायर क्लासेस के लिए भी जब तक जब तक प्रॉपर थॉरो रिवीजन नहीं होता फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ ऑल द ग्रामर टॉपिक्स, तब तक आप टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा सकते। तो आई थिंक कुछ चीजें उनको थ्रू आउट, जब तक 1 महीना 1.5 महीना, आई डोंट नो द ड्यूरेशन हमने कितना डिसाइड किया है, बट जब तक, जैसे आई अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने कैटेगराइज किया है बच्चों के सिलेबस में, बट फॉर सम थिंग्स, जैसे ग्रामर हो गया इंग्लिश में, फॉर सम थिंग्स हमें बेसिक से ही उनका रिवीजन कराना है। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप जैसे एक्चुअली आप जैसे प्रोनाउन अगर पढ़ा रहे हैं, तो फिर ऐसा रहना चाहिए कि जो उनकी ये क्लासेस हैं, जो टेक्स्ट, ये जैसे आपको कोई स्टोरी वाला है, जो एक चैप्टर है, एक चैप्टर को बेस लेकर उसके अंदर उसको जैसे आप बोल रहे पैराग्राफ में से बहुत कुछ निकलता है, पैराग्राफ में टेंस निकलेगा, पैराग्राफ में प्रोनाउन निकलेगा, पैराग्राफ में वर्ड, ये जो चीजें सीख रहे हैं उनको रियल जो एक्चुअल में, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं, मतलब जैसे इसमें प्रोवर्ब ढूंढना है, मोस्टली रियल लाइफ में क्या रहता है कि कहीं भी कुछ पैराग्राफ है, कुछ भी रिटर्न है, टेक्स्ट है, उसमें से आपको चीजें निकालनी है। तो मेरा बस पॉइंट ये है कि उससे लिंक करना है, मतलब जैसे अभी हमारे हैंडआउट में क्या है, 2 पेजेस हैं, उसमें जैसे ये है कि ये चीजें हैं, बट ये क्या आप पढ़ा दीजिए, प्रोनाउन पढ़ा दीजिए, बट उसके बाद जो नेक्स्ट जितने भी उस सेशन के थ्रू आउट, मान लीजिए 7-8 चैप्टर पढ़ाएंगे, उनमें से 4 चैप्टर में प्रोनाउन की एक्सरसाइजेस होंगी, और वो चैप्टर्स बहुत जरूरी है। राइट। और दूसरा मैं ये कह रहा था, जैसे स्टैंड अलोन टॉपिक्स में एक मतलब इशू क्या रहता है कि अगर 1 महीने में जैसे हम सिर्फ एक टॉपिक तो पढ़ा रहे हैं, तो क्या रहता है कि जैसे हमारी जो इंग्लिश इंप्रूव होती है, जो जिन बच्चों के जैसे इंग्लिश बढ़ती है,
वो इंग्लिश इंप्रूवमेंट बहुत ही ग्रेजुअल बहुत स्टेप वाइज वाली चीज है। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत बड़ा रोल ये रहता है कि हमारी स्कूल्स में जैसे वो खड़े होके हमें रिसाइट कराते थे आप इंग्लिश। मैं वही बोलने वाली थी एक्चुअली, बहुत सारे बच्चों को अभी भी इंग्लिश रीडिंग हायर क्लासेस में नहीं जमती है, तो बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक हमें 5-10 मिनट्स रेसिटेशन पे डालना चाहिए फॉर एवरी लेवल। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक अगर उनकी ये जो पैराग्राफ पढ़ने की एबिलिटी आ जाएगी तो ये टेंसेस वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वरना उनके लिए ऐसा होगा आप किसी को मैथ्स के फॉर्मूला पढ़ा रहे हो बट उसको चैप्टर क्लियर नहीं है। तो वही मैं कह रहा था, जैसे अभी सिलेबस में क्या है कि 5th से लेकर 8th वाली जो क्लासेस हैं उसमें ये नहीं है ज्यादा स्टोरीज वगैरह, जबकि आप स्टोरीज को कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के डाल दीजिए, मतलब डाल सकते हैं कि अगर एक चैप्टर है वो 5 दिन चलेगा और 5वें दिन आप प्रोनाउन जो भी पढ़ा रहे हैं वो चला, लेकिन वो पैरेलल डेली उनकी कुछ रीडिंग, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी भी उससे ही बढ़ेगी। मींस उनकी वोकैबुलरी बढ़ानी है आपके, वो चीजें समझ पाए, वो उसी से ही आएगा मेरे पॉइंट में। ओके, नोटेड। काफी अच्छा पॉइंट है निशान। ये एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे तो हमें मुझे लगता है कि बर्डन नहीं होगा। एज अ स्टैंडर्ड टॉपिक अगर हम टेंसेस क्या होता है बहुत नेचुरल होते हैं, उसमें क्या है लोग बोर्ड ये सब लिखते हैं और उसमें टेंसेस जो डाइवर्सिटी भी ला सकते हैं, मतलब एक ही चैप्टर में प्रोनाउन भी है, आर्टिकल भी है, मतलब जो छोटा छोटा सीखा है भले सारे मत डालिए, अगले में दूसरा डाल दीजिए, क्योंकि वरना कि एक ही बच्चा करेगा तो बोर होगा सब। तो ये भी हम लोग जैसे निशान ने बताया एक्टिविटी फॉर्म में अपने क्लासेस में से कल हिंदी का बात कर रहे थे, इसको एक्टिविटी बेस में से कोई एक जना उसको पढ़ेगा, फिर हम 4 लोग से पूछेंगे इसमें आर्टिकल्स बताओ, इस टाइप से अगर कुछ एक्टिविटी फॉर्म में करेंगे तो इंटरेक्टिव सेशंस भी रहेंगे और हमारी चीजें भी हमको समझ में आएंगी क्लासेस में। मतलब उसमें 2 बच्चे से पूछेंगे आर्टिकल्स बताओ इस पैराग्राफ में क्या, इस टाइप से थोड़ा सा एक एक्टिविटी फॉर्म में करेंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। हाँ सर, वो काफी सही है। अभी हम थोड़ा सा क्लास वाइज एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक दो चीजें और जनरल जो है, ग्रामर को एक्टिविटी वाइज पढ़ा सकते हैं, पूरे ग्रामर को एक्टिविटी वाइज पढ़ा सकते हैं। ये वीडियोस है इसके अवेलेबल, अगर हम देखें जैसे प्रीपोजिशंस हो गए, बहुत इंटरेस्टिंग है, अंडर अबव, ये सब वीडियोस फॉर्म में हम स्टोरीज फॉर्म में पूरे एक्टिविटी बेस्ड पढ़ा सकते हैं, तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा इंस्टेड ऑफ ओनली एक्सरसाइज या फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड वाइज। सही बात है, वैसे ही कह रहे हैं, मतलब वो उससे बहुत इम्पैक्ट बच्चों की लर्निंग आउटकम मतलब आपका अच्छा रहेगा, वो समझेंगे। एक दो चीजें और मैं जनरल बोल सकता हूँ क्या, मतलब जो करिश्मा मिनट्स बना रहे हैं ना करिश्मा? हाँ सर। हाँ, जो सर इसमें सर एक चीज और है कि जैसे ना वही मैं जैसे एनसीईआरटी में उनका देख रहा था, उनका एक चीज बहुत अच्छी थी कि सर ना उनका हर चैप्टर के साथ या हर बुक के साथ एक टीचर हैंडआउट होता है कि मतलब टीचर को, क्योंकि बुक में एक्सरसाइजेस हैं कुछ हमने दे रखी हैं, सब कैसा है वो अब वो बुक किस तरह से आगे जाती है बच्चों में, तो उनके लिए क्या रहता है, उनके पास एक टीचर के लिए सिर्फ सिंगल पेज का एक हैंडआउट रहता है, उसमें लर्निंग आउटकम्स रहते हैं कि आप भली वेरिएशन, टीचर तो वेरिएशन लाएगा, वो स्टोरी को मोटिवेट करेगा या फिर कुछ भी कर सकता है, बट उसको क्या अचीव करना है उसमें, वो उसमें क्लियर रहता है कि इस चैप्टर के बाद बच्चे को बेसिक, हाँ आर्टिकल में अ, द या एन ये 3 आने चाहिए, या मतलब ऐसे सिंपल सा एक रहता है। तो वैसा हम हर चैप्टर के साथ, अगर जैसे हर चैप्टर नहीं तो 3-4 चैप्टर के साथ, मतलब जितना जैसे जो लगे क्लियर, तो उस वैसे अगर बना पाए तो उससे क्या रहेगा कि टीचर को बहुत क्लियर आइडिया रहेगा कि हाँ अभी इस चैप्टर तक आ गया तो बच्चे को इतना तो आना चाहिए। सही बात है। हैंडआउट्स देखे थे मैंने एनसीईआरटी के, काफी अच्छे रहते हैं। मैंने मैथ्स का सिलेबस बनाया था फर्स्ट सेकंड में भी उन्होंने काफी अच्छे से, मतलब उसमें इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन तब भी बेस कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, काफी अच्छा देते हैं उसमें। हाँ मतलब क्योंकि हमारा सर, अगर हम सिलेबस कितना भी अच्छा है, अगर हमारा जो फाइनल बच्चे की लर्निंग तब होगी जब वो चीज वहां तक आगे ट्रांसमिट होगी, तो वो ट्रांसमिट के लिए टीचर का क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जो भी टीचर, क्योंकि हो सकता है टीचर चेंज हो रहा हो या कैसा भी, मतलब अगर वेरिएशन आ रहा है, तो उस हर टीचर का अगर उस चैप्टर का वो रहेगा क्लैरिटी कि इस चैप्टर से हमें बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए, तो वो इफेक्टिव ज्यादा होगा सर। और वो एक सिंगल पेज का हैंडआउट है, मतलब वो ज्यादा नहीं रहता है कंसाइज में। ठीक है निशांत, अच्छा है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं। तो अभी सर क्लास वाइज आप कह रहे थे ना? क्लास वाइज स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, मेन पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है सर। क्लास 1 में जैसे आपने ये दिए हैं
आपको स्क्रीन दिख रही है निशांत? हाँ सर। इसमें निशांत एक पॉइंट्स, बेसिकली जो पॉइंट्स अपने रिमार्क्स में लिखे हैं उसमें बेसिकली एक बार एक जिस्ट दे देंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हाँ सर, मैं बता देता हूँ इनका मतलब क्या है। जैसे सर इसमें क्या था कि एक जैसे हमारे वाले में ये था कि सिलेबस में पोएम्स वगैरह तो फर्स्ट सेकंड इनिशियली तो हमारा सही है, तो उसमें बट हमें फोकस पॉइंट ये होना चाहिए कि जैसे रेसिटेशन पे थोड़ा ज्यादा जोर होना चाहिए, क्योंकि जैसे इनिशियली हम लर्निंग करते हैं तो भी बोल बोल के बच्चे अच्छा समझते हैं। तो मतलब वही चैप्टर्स को जैसे उसमें से अलाउड कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे आप जैसे जो वो जोर जोर से पढ़ के सुनाते हैं बच्चे पढ़ने चाहिए, भले ही वो एक लाइन ही बोले, लेकिन वो एक लाइन बोलने से भी वो जब ग्रेजुअली 2 लाइन बोलेगा फिर एक पैराग्राफ बोलेगा, अगर उसका रीडिंग एबिलिटी अच्छा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे उसको इंग्लिश टेक्स्ट से डर नहीं लगता। तो इनिशियली फर्स्ट क्लास से ही उनको थोड़ा थोड़ा तेज मतलब रीड अलाउड करने का प्रैक्टिस लाना चाहिए। एक तो ये पॉइंट था। और दूसरा सर ये है कि ना जैसे हमारा एक तो रीडिंग साइड ये हो गया जिससे हमारा वोकेबलरी बिल्ड हो रहा है। सेकंड साइड क्या है कि जो इनिशियली वो अल्फाबेट राइटिंग वाला जो रहता है उसको लिखने वाला, तो नॉर्मली एक वो आपका रहता है ना सर 5 लाइन का कॉपी रहता है जो वर्कबुक रहता है जिसमें कर्सिव राइटिंग है नॉर्मल, तो उसमें वैसा नहीं, तो मतलब उसमें उनका बस एक ही साथ में ये भी मतलब जैसे चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो अगर उसमें हम एबीसीडी या जो वो लेवल रहेगा या कोई वर्ड लिखना है तो वर्ड तो उस टाइम नहीं लिख पाएंगे, बट वो उसको जो अल्फाबेट फॉर्मेशन है वो वहीं से हम फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो डॉटेड लाइन वर्कबुक लिखा है लेटर ट्रेसिंग, इसमें वो डॉटेड रहता है, उसको उनको उस पर ही घुमाते रहना है। तो उससे ये रहेगा कि सेकंड या थर्ड क्लास तक जब तक आएंगे तब उनका अल्फाबेट्स का जो फॉर्मेशन है वो सही हो जाएगा। ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं मतलब हमारे सिलेबस में कि कुछ एक 3-4 शीट्स मतलब हर वीक एक बार या 2 बार या उनको होमवर्क के भाई आप इन पे डॉटेड से ट्रेस करके लाइए। ये मतलब हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। और हाँ सर, एक चीज और ये है कि सर जैसे फर्स्ट क्लास में है तो जो एनसीईआरटी की वगैरह की जो एक्सरसाइजेस थी उसमें उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट था उनका था कि आपका जो टेक्स्ट से जो टफ वर्ड्स बता रहे हैं वो थ्रू ये बता रहे हैं थ्रू क्या बोलते हैं पिक्चर्स। हमारी बुक्स में भी वो अच्छा है, हमारी बुक्स में भी पिक्चर्स के थ्रू है, बट हमारी बुक्स में जैसे इनिशियल में भी जो क्लास 1 से लेकर जब हम ग्रेड कर रहे हैं तो ऐसा लगा कि कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो शायद क्लास 1 में जैसे एक वर्ड था इसमें जैसे मैनेज करके एक वर्ड था, तो ये मैनेज करना उसका मीनिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हमें थोड़ा सा इसको सर थोड़ा सा ऐसा लगता है हल्का सा स्ट्रीमलाइन करके कि इनिशियली फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम डायरेक्ट अगर मैनेज का मीनिंग बताएंगे तो सिंपल बैट बॉल या फिर मतलब वहां से हमें स्टार्ट करना चाहिए। और ये थोड़ा जैसे इसमें क्या है कि हम लोगों ने हर क्लास में ऐसा किया है कि कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स टफ वर्ड्स या हर टेक्स्ट में हम बता रहे हैं, तो हमें इनिशियली स्टोरीज भी ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें टफ वर्ड्स कम हो। सिंपल एक सिंगल पैराग्राफ का ही पोएम हो सकता है या 2 पैराग्राफ की बहुत ही इजी 4-4 वर्ड की एक लाइन हो सकती है, तो वो थोड़ा प्रोग्रेशन है वो थोड़ा ग्रेजुअल होना चाहिए। जैसे हमारे इसमें शायद ऐसा था कि शायद फर्स्ट क्लास में ही जैसे एक था टफ वर्ड से मैनेज, मैनेज इज उसका मतलब वर्ड का मीनिंग कॉम्प्लेक्स है अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे के हिसाब से देखें तो उसको सिंपल बैट बॉल थर्स्ट या फिर प्रो उस तरह से होना चाहिए और उसके बाद थोड़ा हमें बढ़ाना चाहिए। और सर बेसिक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन और सर हाँ एक चीज और है बस ये लास्ट पॉइंट है इसमें इसको कि मतलब हमें थोड़ा जैसे अगर हम पढ़ाते हैं तो मोस्टली तो वैसा ये हो गई, बट हमें टीचर हैंडआउट में ये लिखना सही है कि जो हमारा एक मेन पर्पस ये होना चाहिए कि हम जो कॉम्प्रिहेंशन है कि बच्चा समझ क्या रहा है उस पे इनिशियली जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लासेस हैं कि वो बच्चा वो स्टोरी समझ रहा है कि नहीं,
उस पर थोड़ा ध्यान दें, कॉम्प्रिहेंशन जैसे, क्योंकि बाद में जाके वो 8th क्लास के जैसे एक्सरसाइजेज हैं उसमें उसका यही करना है उसको कि एक स्टोरी होगी, उसमें क्वेश्चंस होंगे, तो उसको उसको उसमें से आंसर निकाल पाए। इसका मतलब हमें उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप करनी है। तो स्टार्टिंग से ही अगर एक हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट क्लास तो ठीक है बहुत बेसिक है, सेकंड थर्ड क्लासेस से कि जैसे जो स्टोरी है या कुछ है उसमें ये लाइन है, इसका मतलब क्या है, हमें कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस रखनी चाहिए कि टीचर पूछे और मतलब क्या क्या समझ क्या रहे हैं आप वो मालूम पड़े। यही है सर फर्स्ट क्लास का। निशांत, हाँ सर। अच्छा मैं थोड़ा नागपुर से रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब भाविका से, देवश्री, प्रिंस, सुबह मैम, अगर आपके मतलब हर क्वेश्चंस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा, अगर कुछ डाउट है या हम लोग थोड़ा सा एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं तो थोड़ा साथ में करते रहेंगे। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, कर लेंगे। अभी तक जो भी पॉइंट्स बता रहे थे वो मुझे तो काफी सही लग रहे हैं। वी कैन इम्प्रूव अपॉन दैट। एक जो कर्सिव राइटिंग और इसका जो बोल रहे थे ना, ट्रेसिंग जो होता है वर्ड्स एंड अल्फाबेट्स का जी ट्रेसिंग, ये जी। चीजें हमारे पास ऑलरेडी जो फुटपाथशाला का सिलेबस है उसमें है, तो मे बी वी कैन जस्ट टेक दैट अप फ्रॉम फुटपाथशाला सिलेबस एंड फर्स्ट सेकंड क्लासेस में उसको डाल सकते हैं। मे बी वी हाँ कैन वही शेयर दैट विद यू एज वेल। सर नेक्स्ट क्या करेंगे? हाँ स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास। ठीक है। इसमें सर वही था क्योंकि जैसे एक तो ये पॉइंट था कि जैसे हमारा जो एक तो हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल वाला तो है, दूसरा क्या था कि जो हम लिखने का है तो उसमें उसमें ग्रेजुअल प्रोग्रेशन चाहिए कि जैसे आपका फर्स्ट में उसने पहले वो लिखा ए बनाना सीख गया, फिर नेक्स्ट में हमें चाहिए कि वो कर्सिव स्मॉल ए बनाना सीखे। तो इसमें मैंने यही एक्सरसाइज डाला था कि जैसे हमारे में इसमें नहीं था तो कि इसमें लेटर ट्रेसिंग जो है वो कर्सिव कर्सिव वर्ड्स बनाना सीखना चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट में जब वर्ड बनाना लगेगा तो उसके वर्ड्स अच्छे से ज्वाइन हो, मतलब ऐसे सिंगल अल्फाबेट वाले वर्ड्स ना बने। तो वो एक एक्सरसाइज इसमें मतलब एक 2 में डालना चाहिए। और बाकी सर ये पॉइंट मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स सर ओवरलैपिंग ही हैं, जैसे फोर्थ वाला था कि वर्बल क्वेश्चंस विद चाइल्ड्स कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो मैंने फर्स्ट में बताया ये तो वही पॉइंट है। ठीक है। हाँ इसमें सर ये है कि एक चीज मुझे लगा कि जैसे बहुत जो सिंपल वर्ड्स हैं जैसे पीओटी पॉट, अब जैसे हमने उसका मीनिंग बता दिया पहले, अगर फर्स्ट क्लास में ही कुछ बताया या फिर जो सेकंड क्लास में बताया, तो अगर हम जब कर्सिव राइटिंग कर रहे हैं तो वर्ड राइटिंग का जैसे इसमें थर्ड क्लास में है तो उसको हम सेकंड क्लास में बहुत ही सिंपल वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, यही राइटिंग का एक्सरसाइज बुक में। तो उससे क्योंकि इसमें जैसे ये सिलेबस है इसमें फोर्थ क्लास में टेंसेस और ये सब जैसे टेंसेस या फिर ग्रामर ज्यादा आ जा रही है, तो उस टाइम क्या रहेगा कि तब तक उसको बच्चे को थोड़ा ग्रामर सीखने के लिए उसका बेस रेडी होना है कि वर्ड्स के मीनिंग कैसे है और वो पढ़ रहा है और समझ रहा है, तो हमें थोड़ा पहले से ही सिंपल वर्ड्स की राइटिंग सेकंड क्लास से स्टार्ट करनी चाहिए। और बाकी सर एक चीज में लगा कि जैसे हमारा जो पोएम्स और जो टेक्स्ट की जो क्वांटिटी है, क्योंकि अभी हमारा जैसे इसमें अप्रोच, इस सिलेबस का अप्रोच ये था कि जैसे वो एक एक टॉपिक से कर रहे थे, अगर उसको हम एक्सरसाइज बेस्ड करते हैं तो उसकी ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो थोड़ी हमें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जैसे अगर आप पूरे साल में 4 पोएम कराते हैं और 3 स्टोरी कराते हैं, उसकी जगह अगर हम जैसे, अच्छा सर एक डाउट है, ये इंग्लिश का क्लास कैसे रहेगा, कैसे मतलब पर डे बेसिस पे रहेगा या अपना वीक में शेड्यूल रहेगा, कैसे रहेगा सर? सर यही है एक्चुअली, इट डिपेंड्स ऑन कि हमारा कितना सिलेबस बन रहा है, उसको पूरा फाइनल में कितना जा रहा है। मेरे ख्याल से तो वीक में 2 बार इस टाइप से करना पड़ेगा, बिकॉज 6 दिन 7 दिन मतलब एक हफ्ते में 6 दिन क्लास चलती है, तो हमें मिनिमम 1 दिन तो रखना ही है। अगर कुछ बाद में लैग कर रहा है, कुछ कर रहा है तो 2 दिन रखेंगे। वैसे तो हमारा मंथली वाइज सिलेबस में करेंगे
जैसे इस मंथ में ये चैप्टर्स पढ़ाने हैं, फिर वो उसमें 2 दिन ले या 3 दिन ले, उस टाइप से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मतलब हमें क्या है, मंथली सिलेबस को हम फॉलो करेंगे। जैसे कोई भी क्लासेस है, ठीक है, उसमें 12 चैप्टर मान लीजिए, तो और हमारी क्लासेस 9-10 महीने की रहती है, तो मतलब हुआ उसमें ये हुआ कि अपना पर मंथ में 1 या 2 चैप्टर आएंगे मैक्सिमम। तो उस 1-2 चैप्टर को कराने के लिए हार्डली मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लास शायद तो किसी हालत में लगेंगी नहीं। तो वो एक हफ्ते में भी अगर 1 क्लास लेंगे तो बहुत ही आराम से हो सकता है चीज, है ना। या तो 2 हफ्ते में 1 क्लास लेंगे तो इस टाइप से रहेगा, क्योंकि हमें भी तैयार कराने हैं। मतलब इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, फिर इंग्लिश, फिर क्या कहते हैं, साइंस है, फिर मैथ्स है। तो 5 सब्जेक्ट्स अभी अगर मतलब पांचों सब्जेक्ट्स अगर एक डे भी रहेगा तो वीक में मोस्टली फिर एक ही क्लास आएगा। एक ही क्लास आएगा मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम एक क्लास आएगा। लैंग्वेजेस का थोड़ा सा हमको कम करना पड़ेगा, बिकॉज क्या है कि हमको साइंस और मैथ्स में ज्यादा थ्रस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज उनका सिलेबस भी ज्यादा रहता है और सीखने के लिए भी फिर ज्यादा उसमें टाइम भी लगता है ना। लेकिन इसमें ये हो सकती है कि हम ये कर सकते हैं मेरे ख्याल से कि इसको या तो इंग्लिश का जो भी सिलेबस है उसको कंटिन्यूटी में थोड़ा पढ़ाएंगे 2-3-4 दिन, तो ज्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू 1 हफ्ते के इसमें पढ़ा रहे हैं। तो ये देख लीजिए जिसकी वो मॉडलिटी तो सर आपको देखना पड़ेगा, मतलब बाकी सब का कैसे कितना सिलेबस है उस हिसाब से। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ना साइंस का उतना पार्ट रहता नहीं है, तो साइंस में प्ले डू एंड लर्न है और थर्ड में ईवीएस है। तो फिर हम जैसे इंग्लिश, जैसे कैसा होता है, इंग्लिश अगर पढ़ना आएगा तभी बच्चा साइंस पढ़ पाएगा। जैसे जिनका इंग्लिश मीडियम है, लोअर इंग्लिश है, तब जाके वो बाकी और सब्जेक्ट्स कवर कर सकता है। तो फिर हम उसमें थोड़ा देख सकते हैं, मतलब कितना हम फिर टाइम दे उसके लिए। ठीक है टाइम वाइम तो वो सब देख लेंगे एक बार। वो हमारा तो सर एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा था कि जैसे हमारा सर अगर वीक में एक बार है और हमारे क्लासेस कितना सर 8 मंथ चलेगा पूरे ईयर में अप्रोक्स, तो अप्रोक्सीमेटली 8-9 मंथ चलता है। हाँ, तो 8 मंथ चलेगा, तो हमारा मतलब 32 क्लासेस हैं एक तरह से एक सब्जेक्ट के लिए। तो जैसे हमारा क्या है, सेकंड क्लास का जैसे वो है इसका, जैसे ये अभी करंट हैंडआउट है उसमें सर जैसे 3-4 स्टोरीज हैं, तो उसी का मैं कह रहा था कि अगर सर हम जैसे बड़ी एक पोएम ना रखकर 7 जैसे अगर 32 क्लासेस हैं, अगर तीन क्लासेस को भी माने, 3 क्लासेस में एक चैप्टर हो रहा है, तो आपका मतलब आपके पास मतलब सर हमें 7-8 चैप्टर्स घूम फिर के रखने चाहिए। चैप्टर्स इन द सेंस के वो जैसे प्रोनाउन वगैरह भी है, वही सेम जो पहले बोल रहा था, मतलब वही पॉइंट है, तो वो साथ में रहेगा। और आपका एक छोटा सा स्टोरी पोएम, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल पार्ट लगा मुझे, तो वो इसमें क्वांटिटी बढ़ाने का। जैसे सेकंड क्लास का ये बुक है उसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं इसमें, जो थोड़े से नॉन रेलेवेंस वाले लग रहे हैं, मान लीजिए 12 चैप्टर हैं, उसमें हो सकता है 2-3 चैप्टर पक्का थोड़ा सा नॉन रेलेवेंट होंगे और मतलब थोड़ा ज्यादा ही उसमें खींच दिया होगा। तो जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका बेस हमें मतलब काफी लेके चलना है, उसको थोड़ा सा एनसीईआरटी का बेस भी लेके थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग, और उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे। एक्सरसाइज का वो सब चीजें उससे ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी से भी। तो वैसे कर सकते हैं हम लोग ना, थोड़ा रिफाइन करेंगे इसको, चीजों को थोड़ा सा, है ना। ठीक है सर। और एक चीज और था सर के सिंगल वर्ड्स, ठीक है सर, ये तो मतलब बेसिकली सेकंड नहीं थर्ड क्लास के लिए लिखा मैंने, इसमें आ गया ये, इसके लिए नहीं था। ठीक है सर। ये क्लास थर्ड का है। हाँ सर। हाँ सर, इसमें सर एक चीज था कि जैसे थर्ड क्लास के सिलेबस में वो कंटिन्यूटी वाला चीज तो सर एज इट इज है, वो तो सब जगह ही है। इसमें क्या है सर, एक था कि इसमें पैराग्राफ राइटिंग करके एक है, थर्ड क्लास के सिलेबस में पैराग्राफ राइटिंग का वो एक्सरसाइज है कि हाउ टू राइट ए पैराग्राफ। और उसमें जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें भी जैसे राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट ईच पिक्चर, ये जो हमारे करंट सिलेबस में है। बट अभी तक हमारे बच्चे ने अभी तक वो एक भी सेंटेंस नहीं लिखा है पहले डायरेक्टली। तो जो सेंटेंस बिल्डिंग है, तो हमें अगर उसको करने से पहले उसमें सेंटेंस बिल्डिंग वाला एक्सरसाइज और जो जैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए। और उसमें भी सर एक जैसे एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारा इनिशियली पूरा सेंटेंस बिल्ड करने के बजाय जैसे फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, कि जैसे उसमें क्रिटिकल वर्ड्स या एक सेंटेंस में 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और उसमें जैसे एक रहता है ना, अपने एक ऑप्शन आता है कि इसमें ए आएगा या ऑब्लिक एन आएगा। उस तरह की एक्सरसाइज सर हमें थोड़ी ज्यादा डालनी चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्टली अभी हम पैराग्राफ पे जंप करेंगे तो वो नहीं, मतलब सीख नहीं पाएगा। इसमें जैसे पैराग्राफ बिल्डिंग का है वो अवॉइड करना चाहिए।
और सर एक चीज और थर्ड क्लास में एक और एक्सरसाइज डाल सकते हैं, जो एक अच्छा एक्सरसाइज लगा था उसमें ये था कि जैसे हमारे क्या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, तो उसको ब्रेक करके सिंपल वर्ड्स में कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे लिखना है। मतलब जैसे एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि आपका है कि वंडरफुल, तो वंडर प्लस फुल, वंडरफुल। तो हमें क्योंकि फोर्थ क्लास में अगर हम ट्राई कर रहे हैं कि उसका इतना लेवल आ जाए कि वो थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड्स भी समझ पाए या फिर वो एक कंप्लीट सेंटेंस लिख पाए, तो हमें उन वर्ड्स को थोड़े ऐसे मतलब और एक्सरसाइजेज हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जिनसे जो कॉम्प्लेक्स थोड़ी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे ब्रेक करके हम सीखते हैं, जैसे तो वो सब थोड़ा सीखना है। और इसमें हाँ, जैसे थर्ड के सिलेबस में आपका नाउन्स वगैरह है, तो मतलब इसी टाइम यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रहा है नाउन सिलेबस, नाउन्स प्रोनाउन, तो उसका वही सर एक स्टोरी के साथ जो लिंक करने वाला में बात हुआ था, एक वो जनरल पॉइंट वही है। और हाँ सर, अभी सर एक चीज और है कि जैसे जो इनिशियल क्लासेस हैं, जब सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो क्लासेस हैं, इसमें क्या है सर, वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए जैसे हम थीम जैसे चैप्टर भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिनमें आर्टिकल्स हों कई सारे, जैसे कोई स्टोरी है तो उसमें 3-4 स्पोर्ट के बारे में, क्रिकेट के बारे में छोटा सा ऐसा स्टोरी है, वो उसमें बैट बॉल क्रिकेट स्टंप, तो हमें जैसे उसमें था कि एक जैसे कुछ एक्सरसाइज होती हैं कि टाइगर का बच्चे को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, या फिर तो ये वाले सर हम ये इस तरह की वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस डालनी चाहिए हमारा सर। जैसे हमारा जो टफ वर्ड्स वाला है वो तो अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो स्टोरी में टफ वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ हमारे इसमें भी है, एक डायरेक्ट टफ वर्ड्स वाला भी है जिसमें तो उसको करने के बजाय सर हम जो स्टोरी के सिंपल वर्ड्स हैं बट हमें जो बेस के लिए चाहिए वो होना चाहिए। बाकी तो सर यही चीज है, मतलब बाकी तो हमारा जो सिलेबस है वो इसमें सही है, क्योंकि जस्ट वो इंट्रोड्यूस कर रहा है नाउन वगैरह को और फिर वो ग्रेजुअली अब आगे बढ़ता है। थर्ड में तो सर यही है सर। निशान जी, मुझे लास्ट वाला जो आपका पॉइंट था उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आया है जो आप बता रहे थे। क्या मैम बोलिए, क्या फिर से कौन सा बताएंगे? वाला? अभी जो आप कौन लास्ट सा वाला में पॉइंट है? वो वोकैबुलरी वाला थोड़ा सा ऐसे टाइगर को कब इस टाइप से थोड़ा सा। हाँ, वो वोकैबुलरी वाला मुझे एक बार फिर से नहीं एक्सप्लेन मैम, कर। वोकैबुलरी का मैं ऐसा बता रहा था कि एक्चुअली जैसे अभी हमारे में क्या है कि जैसे कि हम डायरेक्ट जो हमारा एक्सरसाइजेस हैं टफ वर्ड्स की, या फिर जैसे इसमें क्या आ रहा है कि फोर्थ क्लास से वो सिंगुलर प्लूरल या फिर ऑपोजिट मीनिंग वो चीजें हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि हम इसमें जैसे जैसे इसमें इनिशियली आपका फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने बता रखा है कि डॉग, एक डॉग का पिक्चर है उसमें और उसको कुछ उसको प्रोनाउंस करना है, तो हम इन्हीं के साथ क्या कर सकते हैं कि जो हमारे चैप्टर्स में जिसमें इस तरह की चीजें ज्यादा हैं उसमें एक सिंपल एक्सरसाइज से डॉग कैट या 2-3 चीजें आ रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उसी को एक 10 एनिमल का एक्सरसाइज बना सकते हैं कि फीमेल डॉग को क्या बोलते हैं, या फिर टाइगर के चाइल्ड को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। तो क्योंकि क्या है कि ये वर्ड्स थोड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं क्योंकि हम ये फिजिकल वर्ड्स हैं, मतलब इनका मीनिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये टाइगर वो देख रहे हैं, मतलब एक उसको क्या बोलते हैं जैसे तो ये सब चीजें थोड़ा सा साउंड्स, जैसे यूटेंसिल्स की एक्सरसाइज है कि हमारे घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं स्पून, प्लेट, कप, ये मतलब उसमें हम जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंटिल वो सब नहीं कर सकते, बट इस तरह से जैसे हमारे डिफरेंट साउंड्स, या फिर क्रिकेट में जैसे बैट बॉल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट है जो इजी टू अंडरस्टैंड है, वो हम डाल सकते हैं कि इनके मीनिंग्स क्या हैं बच्चों के लिए। ओके ओके ओके, गॉट इट। सर इसमें जैसे बाकी चीजें तो हमने डिस्कस कर दें, एक नई चीज ये सर ये है कि ना
वही जो मैं बोल रहा था कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो फॉर्मेट है, क्योंकि जैसे हम जैसे पिछले थर्ड क्लास में हमने ये किया कि सेंटेंस में ब्लैंक्स थे, अब हम उनको सुटेबल वर्ड्स ऑप्शन वाले उनसे फिल कर रहे थे। अगर जैसे हम अगर नेक्स्ट है, अब सेंटेंस के बाद हमारा नेक्स्ट रहता है कि एक पैराग्राफ राइटिंग, जो पैराग्राफ राइटिंग हमारा 7th क्लास में दिया हुआ है अभी, तो उसको सर ये कर सकते हैं कि 7th क्लास में पैराग्राफ राइटिंग है और 7th क्लास में हमारा थोड़ा ग्रामर भी कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की मैंने सर 8th क्लास की बुक देखी, तो उसमें जो उनका स्टोरी है और उसमें वो जो कॉम्प्रिहेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, वो काफी हाई लेवल का है। मींस वो डायरेक्ट एक बड़ी सी स्टोरी है 2-3 पेज की और सिंपल भी नहीं है, और उसमें वो अच्छा कॉम्प्रिहेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें वो 7th वाला पैराग्राफ अगर हम 6th में शिफ्ट करें, सिंपल पैराग्राफ मींस 6 लाइंस का, 5 लाइंस का, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि 4th क्लास में उसके लिए रेडी करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो पैराग्राफ में मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक एक्सरसाइज ला सकते हैं। तो उससे वो थोड़ा मींस पैराग्राफ में डायरेक्टली हम पैराग्राफ राइटिंग जंप करने से पहले उनको प्रिपेयर कर सकते हैं कि पैराग्राफ में ये सब कैसे आता है, और उसमें हम हमारे पास वेरिएशंस बहुत सारे मिल सकते हैं सर। जैसे हम आर्टिकल्स ब्लैंक कर सकते हैं, या फिर उसमें और एक ही पैराग्राफ में हम 3-4 चीजें गायब कर सकते हैं, मींस आर्टिकल्स या कनेक्टिव्स, कंजंक्शंस, वो जो जो हमने पढ़ा है अभी तक, और वो हम आगे बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि बच्चे को क्लियर हो। तो इस तरह की हम एक्सरसाइजेस एक डाल सकते हैं। और सर हाँ, और सेकंड थिंग क्या है कि क्योंकि जिस हम 6th में अगर पैराग्राफ राइटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हमने इसमें सर एक एक्सरसाइज और ये डालनी है कि हाउ टू जॉइन 2 सेंटेंसेस, जो कंजंक्शन वाला रहता है, जैसे बट, इफ, वेयर, इस तरह वाला जो चीज है कि क्योंकि जैसे धीरे धीरे अब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो अभी हमें ये वाले एक्सरसाइजेस जो हैं इसमें भी अगर इनिशियल फॉर्म में थोड़ा सा स्टार्ट करके करेंगे, तो नेक्स्ट वाले में जब तक वो पैराग्राफ एक्चुअल लिखना आएगा तो उसका थोड़ा बच्चे का ईज रहेगा, क्योंकि उसने ये चीज पहले की हुई है। और सर जैसे एनसीईआरटी ये हमसे मतलब उनका ये 4th क्लास का जो लेवल है उसमें वो एक्सपेक्ट करता है कि जैसे बच्चा जो है वो थोड़े से मींस जैसे कॉम्प्रिहेंड तो अभी कर रहा था, पोयम में मीनिंग ढूंढ रहा था, तो वो सिंपल क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। अब वो हमें अपने हिसाब से करना है कि आप हम कितना रखें, बट लेकिन एक बेसिक एक इंग्लिश में उस चैप्टर से रिलेटेड एक इंग्लिश में अगर हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको समझ आना चाहिए। जैसे अभी तो हम क्या कॉम्प्रिहेंशन जैसे इनिशियल फर्स्ट सेकंड में हम पूछेंगे कि अच्छा ये पोएम भी है, इसमें इसका क्या मतलब था, इसका कलर क्या था, या इस तरह से रहेगा। लेकिन अगर उसी चीज को हम अगर इंग्लिश में पूछ पाए और वो इंग्लिश में लिखे क्वेश्चन का वो समझ पाए बच्चा कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अगर वो आंसर ना पता हो उसको इम्पोर्टेंट नहीं, बट वो क्वेश्चन समझ पाए कि ये पूछ रहा है, तो उतना हमें ट्राई करना चाहिए कि इस तरह 5th क्लास तक हमें लेवल आ जाए। और सर हम राइमिंग वर्ड्स भी डाल सकते हैं, मतलब वो एक ऑप्शन लगा मुझे जैसे एक्सरसाइजेस में जो राइमिंग वर्ड्स रहते हैं, क्योंकि वो पोएम वगैरह में जैसे वो इजी रहता है। बाकी तो सर वही है कि जो आपको जो सिंगुलर प्लूरल या वर्ड बिल्डिंग है वो सब टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में करना है, बाकी सब चीज में वही है। हाँ, और एक चीज और है इसमें, जैसे अब 4th क्लास से हमारा वो क्वांटिटी कम हो गया है इसमें सिलेबस में ऑफ पोएम्स, और ये तो वो थोड़ा सा मेंटेन करना है सर। इसमें सर हाँ, इसमें सर ये है कि जैसे हमारा जो सिलेबस था उसमें थोड़ा सा रिपीटिशन था, मतलब या तो वो कॉपीज शायद प्रिंटआउट्स कॉमन थे, ये पता नहीं। जैसे हमारा जो 5th क्लास में जैसे जो 4th क्लास में है उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो 5th में भी वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ही दिखा रहा है और आगे भी वही दिखा रहा है, तो वो शायद वो करेक्ट करना पड़ेगा कि जैसे एक पहले अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताया कि नंबर वेरी, तो उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ दूसरे तरह के जो एडजेक्टिव रहते हैं
क्वालिटी या फिर उस तरह के वो वेरिएशन लाना पड़ेगा। इसमें शायद रिपीट हो रहा है सर सब 2-3 क्लासेस में। और उसमें जैसे प्रोनाउन भी जैसे एक में इंडेफिनेट है तो नेक्स्ट क्लास में भी वो इंडेफिनेट प्रोनाउन दिखा रहा है, वो कुछ कुछ रिपीटेशन है सर। बाकी तो सर नहीं, इसमें तो और कुछ ऐसे मेजर नहीं है, मतलब बस बाकी तो लेवल अपग्रेड है, चीजें सही हैं सर क्लास में। हेलो निशांत, हाँ सर। हाँ सर। कुछ चैप्टर्स का दिखा रहा था, मतलब रिपीटेशन की, मतलब कि टोटल दिखा रहा था, मतलब कुछ कुछ ही नहीं नहीं, मतलब। टोटल नहीं सर, जैसे मैंने एडजेक्टिव प्रोनाउंस मतलब कुछ कुछ में था कि वो सेम ही मतलब बुक थोड़ी जैसे वो प्रिंट अलग है बट एक सेम ही टॉपिक है और सेम ही कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है, सेम चीज है सर। और इमेज भी सेम है, इनफैक्ट एक दो में तो इमेज भी सेम था वो। प्रिंटिंग है इसमें। एक्चुअली सर क्या था कि जैसे इनिशियली तो जैसे 1 to 5 तक तो हमें ओवरव्यू मतलब ऐसे था। अभी क्या सर 6, 7, 8 में क्या है कि चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रही है, जैसे सिलेबस मतलब 9th को उनको कैच करना तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो उसमें ये था कि ये ऑब्जर्व किया कि मैं जो सिलेबस में जैसे एनसीईआरटी वगैरह का जो कंपेयर करने में तो ये लगा कि जो मेन जंप आ रहा है उनका एक 6th में थोड़ा एक जंप आ रहा है। तो हमें मतलब वही क्या है मतलब अभी हमें एक्सरसाइजेस में थोड़ी एज सच तो इसके बाद 6, 7, 8 का जो हमारा सिलेबस है वो जिसमें जो चीजें हैं बस इसमें यही प्रॉब्लम था कि प्रोनाउन रिपीट हो रहा है, एडजेक्टिव रिपीट हो रहा है। हमें पढ़ाना तो सब चीजें वही हैं बट उनका थोड़ा डिफरेंट होना है और वो थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा कि कौन सा इजी है। फर्स्ट जैसे नाउन पढ़ा रहे हैं तो नाउन ऑफ प्लेस या नेम जो है वो रहता है वो सबसे पहले फिर नेक्स्ट में अगर कर रहे हैं तो वो यहाँ से सब में से फिफ्थ मतलब 6, 7, 8 जब भी जहां तक है उसमें वो सब करने की जरूरत है। इसके बाद एक्चुअली सर मतलब आपका 7th 8th में बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही जो सिलेबस है वो चीजें सारी हैं बट उनको जो अभी तक वो बात किया था कि उससे मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर और वो सब चेंज करने की जरूरत है बस। इसलिए सर इसमें मतलब ऐसे बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है 6, 7 में। जैसे एक 7th क्लास में सर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो उसके पर्टिकुलर सिलेबस में लगे थे। जैसे इसमें एक चीज लगी थी अभी इसमें क्या 7th क्लास में आपका ये आ रहा है कि पैराग्राफ राइटिंग है तो उससे हम वही कहा था कि 6th क्लास क्योंकि हम 5th में वो मतलब पैराग्राफ में फिलिंग द ब्लैंक्स वाला सीखा है तो 6th में हम सिंपल पैराग्राफ राइटिंग वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वो यहाँ से। और यहाँ पर हम 7th क्लास में हम जैसे इसमें एक चीज थी आपका नोटिस राइटिंग या नहीं शायद एक चीज है तो क्या है पैराग्राफ के जो वेरिएंट्स होते हैं कि नोटिस सिंपल नोटिस एक बोर्ड या पोस्टर या इस तरह का जो रहता है वो हम एक दो वेरिएंट्स डाल सकते हैं यहाँ पर 7th क्लास में। पोस्टर राइटिंग नोटिस राइटिंग जो हमारे सिलेबस में पहले होता था कि बेसिक अगर कभी नोटिस बोर्ड बनाना ही है या फिर कुछ पोस्टर बनाना है क्लास में तो कैसे मतलब होना चाहिए। और इसमें सर एक चीज और है कि अभी भी जैसे 7th क्लास में कुछ कुछ टॉपिक्स अभी जैसे वो प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह ये सब रिपीट हो रहा था। तो मेरा ये है कि सर जैसे इस क्लास तक मतलब जो 7th क्लास में आए तब तक उसके जो ये बेसिक चीजें हैं ये वाली बेसिक फॉर्म में ग्रामर टेंसेस थोड़ा टफ रहता है क्योंकि वो हमें बाद में आता है लेकिन ये जो नाउन्स प्रोनाउंस ये सब चीजें हैं एडजेक्टिव्स या फिर आर्टिकल्स ये अभी तक हमारा खत्म हो जाना चाहिए। तभी हम जो कि अब क्या है कि 7th 8th का जो उनका ग्रामर या जो टेक्स्ट है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो हमें अभी तक ये सब चीजें खत्म हो जानी थी मतलब ऐसा करना है कि जो 4th 5th 6th तक में जो हमारा सीखा वो अभी तक हमारा यहाँ खत्म हो जाना चाहिए बेसिक चीजें। और सर इसमें हम लेटर राइटिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी इसमें एक्चुअली इन्होंने ऐसे राइटिंग भी दे रखा है बट क्या है कि अभी जैसे अगर हम अभी पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं वो और हम सीधा ऐसे राइटिंग पे जाते हैं तो उसका रेलेवेंस नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है उसके थॉट्स मतलब उसमें बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशन होते हैं। ऐसे राइटिंग को हम 8th क्लास में शिफ्ट कर सकते हैं 7th के सिलेबस से। और लेटर है क्योंकि उसमें सिंटैक्स बस एक फॉर्मेट है और बाकी ज्यादा टफ नहीं तो लेटर को अगर सिंपल लेटर्स को हम इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें तो सर यही है सर।
इसमें भी वही सर, मतलब जो 6, 7, 8 क्लासेस में सर ये था कि चीजें तो हमारे पास जैसे सिलेबस में चीजें हैं वही कराना है इनको, 10th जो बेसिक ग्रामर है, बट उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है थोड़ा स्टोरी को, और जो बिल्कुल इनिशियल वाली थी उनको हमें 7 से पहले खत्म करना है, और अभी जैसे अगर 7th में टेंसेस या बेसिक स्टार्ट करते हैं तो उसको थोड़ा इसमें टेंसेस जो दिए हैं उसको थोड़ा और इलेबोरेट करने का है इसमें, मतलब वो दिया है बेसिक। सर यही था। हाँ निशान। हाँ सर, मतलब यही है मेरा मेरा जो एनालिसिस था, तो सर यहीं तक मतलब यही था। इसमें एक्चुअली 6, 7 क्लास 8 क्लास में मतलब बहुत ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि मतलब चीज वही है, मतलब जैसे बेसिक तो वही है कि हमें सर जो हमारे टेक्स्ट के साथ ही लिंक करके तभी हमें सही आउटकम मिलेगा। तो एक्सरसाइजेस को, क्योंकि जैसे हम पढ़ते थे तब भी मतलब 10th क्लास तक भी हमारा चैप्टर्स रहते थे, मतलब कोई भी हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ा तो हमारे हमेशा चैप्टर्स रहे स्टार्टिंग से, और ग्रामर उसके पैरेलल रहती थी। तो अगर हमारे पास क्लासेस कम है तो हम चैप्टर्स कम कर सकते हैं, बट हमें चैप्टर्स जैसे इसमें बिल्कुल भी नहीं है 6, 7 और सब में वो चैप्टर्स कंटिन्यू करने जरूरी है, क्योंकि हमने पहले इनको बच्चों को पढ़ाया, बट बाद में कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट भी पढ़ने का उनको आदत होना चाहिए, क्योंकि उसमें उनको फिर नए वर्ड्स मिलेंगे। और हो सकता है 8th क्लास तक अगर हम अब वर्ड्स हम डायरेक्ट ना बताएं तो अब उनको हम डिक्शनरी पढ़ना सिखा सकते हैं 8th क्लास में, क्योंकि तब तक वो कुछ 7 तक अगर हमने जैसे इंटेंड किया है, अगर वैसा फेस बन गया तो वो 8th क्लास में बेसिक वर्ड्स डिक्शनरी से सीख सकता है। तो हम ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट देके, क्योंकि जैसे हमारे स्कूल में वगैरह रहता था कि टफ वर्ड्स हैं तो फिर आप कहता कि आप कल से डिक्शनरी से ढूंढ के लाओ अपना वर्ड, तो बच्चा खुद अब वो बेसिक सेंटेंस समझ गया है अगर 8th क्लास तक, तो 8th क्लास में डिक्शनरी वगैरह की चीज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स के लिए। ठीक है निशांत, काफी आपका बढ़िया रिव्यू है। अच्छा, ये नागपुर टीम कुछ कमेंट करेगा क्या नीतू? हाँ सर। सर मुझे 2-3 चीजें समझ में आई। एक तो सर का ये है कि हमारा जो क्लास 1 to क्लास 8 जो सिलेबस है वो ग्रेजुअल वे में, मतलब जैसे क्लास साउंड चला गया। हेलो नीतू। में, जैसे स्टैंडर्ड 1 में उसमें कर ही लेंगे। उसके बाद अभी जैसे मैंने 8th वाला भी अभी देखा, तो हमें बहुत सारा जो सिलेबस हमने जब जो बनाया था सिलेबस का फ्रेमवर्क, तो उसमें एक चीज हम डालनी पड़ेगी कि वो इंटरलिंक करना पड़ेगा। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ग्रामर के जो क्लास 4th में भी है, कुछ वही पार्ट थोड़ा क्लास 5th में है, क्लास 6 में है, तो हमें वो बाइफर्केशन करना पड़ेगा क्लास 4th में उसको कहाँ बेस रहना चाहिए सपोज। और जैसे और जो भी ग्रामर्स है, तो सर ने कहा चैप्टर्स और पोएम्स और लेसन्स जो है तो हम लोग करेंगे। जब हम लोगों ने ग्रामर पढ़ा लिया तो उसको लिंक करेंगे चैप्टर से, ताकि वो बच्चा चैप्टर्स में वो चीज आइडेंटिफाई कर पाए, ताकि उसका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसको लेके। मतलब समझ गया जो पॉइंट्स हैं वो हम उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है देवश्री। लोग इस पर वर्क कर सकते हैं। इंक्लूजन बात करते हैं टेक्सचुअल सेंस का, उससे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। हाँ देवश्री, हेलो। हेलो सर शायद देवोश्री डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करेगी सर। अंकित सर, तभी मुझे एक और पॉइंट मेरा छूटा था जो ऐसे वाला सर ने कहा था, लेटर और ऐसे वाला हाँ। निशान सर ने, तो वो मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे हम लोग आजकल बच्चों को 10th में ना ये होता है, ऐसे भी होता है, फिर एडवर्टीजमेंट होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो हम लोग ऐसे को जैसे 8th में हमने डाला है, तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर वो उस स्टैंडर्ड के लिए ज्यादा हो जाता है तो हम लोग ऐसे छोटा सा इंट्रोडक्शन या फिर हम स्टोरीज जो लिखते हैं ना, स्टोरीज भी नहीं,
कुछ 5-6 लाइन माय स्कूल ये ऐसे कुछ टॉपिक्स डाल दे सो दैट उनको एटलीस्ट सेंटेंस फ्रेमिंग या इसका थोड़ा हैबिट हो जाए, ऐसा कुछ डाल सकते हैं क्या? अगर सपोज उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे कोई डेली लाइफ में कोई 4-5 जैसे माय स्कूल के बारे में 10 लाइन लिखने बोल दिया। नहीं, हाँ आप सही बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, 8th क्लास में जो वो ऐसे लिखेगा ना, वो माय स्कूल वाला ही लिखेगा, जो सब लोग बेसिक वो वैसे ही स्टार्ट करना। मींस हम ग्लोबलाइज मतलब ऐसे टफ चीज पे नहीं दे सकते, तो वो ही करना है वैसे। वो सही अप्रोच है। मतलब आप एक्चुअली अगर वो पैराग्राफ बनाना सीख गया, अगर बच्चा पैराग्राफ राइटिंग सीख गया, तो वो ऐसे लिख लेगा। इसलिए हमें मेन फोकस जो रहता है कि जो आपका 5th to 7th अगर हम पैराग्राफ राइटिंग उसका इवॉल्व कर रहे हैं, तो पैराग्राफ उसको बनाना सही से आना चाहिए। तो ये सिंपल ऐसे वो लिख लेगा। जी, ओके सर, ठीक है। सर एक और चीज थी, आपने हमारा सिलेबस जब गो थ्रू किया होगा तो उसमें ऐसा आपको लग रहा है क्या कि वो सिलेबस सपोज 3rd के बाद जो 4th का कंटिन्यूएशन होना चाहिए वैसा लिंक अप नहीं है, मतलब ग्रेजुअली नहीं जा रहा है, ऐसा आपको लगा क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जैसे उसमें मुझे ये लगा कि जैसे जो हमारा पोएम्स वगैरह है, जैसे 5th 6th क्लास या 7th क्लास 6th क्लास में भी कुछ पोएम्स है जो सिंगल पैराग्राफ की सिंपल वाली पोएम्स है जी। वो ऐसी पोएम्स हैं जिसको आप शायद 3rd में भी डाल सकते हो। अच्छा। तो वो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा जो पोएम्स और जो टेक्स्ट का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऐसे ग्रेजुअल नहीं है। मतलब जैसे ऐसा होना चाहिए कि 7th क्लास की जो मटेरियल है वो 3rd क्लास वाला पढ़ ही नहीं पाए, मतलब वो थोड़ा टफ आना चाहिए, तभी उसका लेवल बढ़ेगा। बच्चा थोड़ा चैलेंज वो ऐसा रहना चाहिए उसका। हाँ। और फर्स्ट में क्या है, जैसे फर्स्ट क्लास में ही कुछ एक पोएम है जो जैसे 3 पैराग्राफ की है, तो आप फर्स्ट क्लास में बहुत सिंपल रख सकते हैं। एक सिंगल जैसे स्काई इज ब्लू इन कलर ऐसे करके, जो बहुत सिंपल पोएम है, जो बहुत ही कम वर्ड्स होते हैं, सारे वर्ड्स बहुत सिंपल मीनिंग के होते हैं। तो वैसा रखने से क्या है कि क्योंकि हम सीधा उसको फर्स्ट क्लास में अगर थोड़ी सी लेंथी पोएम भी पढ़ाएंगे तो वो इंटरेस्ट लूज कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी नॉर्मली इंग्लिश मतलब ऐसे अगर एलियन लैंग्वेज देखा जाए तो वो थोड़ा इतना जरूरी नहीं है उतना इजी इतना इंटरेस्ट लें। तो उनको पोएम थोड़ी एक तो राइमिंग में अच्छी और ऐसे वर्ड स्टोरी उस तरह की रहेगी, फेरी टेल इस तरह की, तभी वो बच्चा फर्स्ट सेकंड क्लास में उसको अच्छे से सीखेगा। तो फर्स्ट सेकंड क्लास में पोएम्स पे फोकस और पोएम्स का रेसिटेशन, क्योंकि जब वो जैसे पुरानी पोएम्स जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो सब बच्चे आती है उनको, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं तो उनको मजा आता है। तो हमें रेसिटेशन पे थोड़ा फोकस करना है। वो सिंपल पोएम होगी तभी होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स पोएम रही इनिशियली, जैसे अगर 4 पैराग्राफ की 8 पैराग्राफ मतलब 3 पैराग्राफ की पोएम है तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। एक बार शुभा मैम से भी व्यू ले लेते हैं। मैम जी। हेलो, हाँ मैम, आवाज आ रही है? हाँ मैम। नहीं बस ही, बाकी तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बस एक ही चीज मुझे कहना था कि जो रिटन पोर्शन है, जैसे राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए थोड़ा और पहले किया जाए तो क्लास 6 ऑनवर्ड्स छोटे छोटे टॉपिक रिलेटेड टू नेचर, रिलेटेड टू सीजन्स, रिलेटेड टू कलर्स ऐसे दिया जाए, और उसमें वो 3 या 4 सिंपल सेंटेंस लिखेंगे क्लास 6 में, या 5 सेंटेंस। फिर उसको धीरे से और थोड़ा बढ़ा के 7th में थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए, एंड देन 8th में जैसे सर ने कहा कि ऐसे लिखेंगे या लेटर लिखेंगे, वैसे ग्रेजुअली थोड़ा पहले से शुरू कर सकते हैं उसको। यस मैम, मैम वही मैं कह रहा था। एक्चुअली क्या है कि हम उसको और पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि 8th में अगर उसको लेटर लिखना है तो उसे 6th क्लास तक, जैसे 6th में उसको पैराग्राफ या 7th तक उसको पहले से आना चाहिए। तो ये हम 3rd 4th क्लास से ही हमें जैसे सिंपल से, वही मैंने बताया था कि अगर हम जैसे सेंटेंस बिल्डिंग है जो 3rd क्लास में हम क्या कर सकते हैं, उसका जैसे एक सिंपल सेंटेंस में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रख सकते हैं, उसमें उसको फिल अप करना है। फिर 4th क्लास में क्या करेगा कि दिस इज माय बैट या दिस इज माय बॉल, ऐसे सेंटेंसेस वो लिखना स्टार्ट करे। तो ऐसे हमें ग्रेजुअली मतलब हमें क्या, जैसे सिलेबस में हम जैसे ये कर सकते हैं कि हमारा 8th क्लास का हमारा टारगेट फिक्स है कि 8th क्लास तक उसको ये चीजें लिखनी, बोलनी, समझनी आनी चाहिए। तो उससे हम बैक रिवर्स जाके देख सकते हैं कि हाँ यहाँ ये आना है तो उसको पैराग्राफ कब आना है, उसको ऐसे बैक जा सकते हैं। तो वो तो चेंज कर सकते हैं जो भी बच्चे का जिस हिसाब से। ठीक है, बाकी सब ठीक है।
ओके मैम, थैंक यू। प्रिंस? नहीं सर, अच्छा था, बाकी बहुत अच्छा रिव्यू था सर का। कोई चेंजेस नहीं है हमारा, कुछ ऐसा पॉइंट्स नहीं है, कर सकते हैं चेंजेस करेंगे। इंद्रपाल? इंद्रपाल? सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आपके क्या व्यूज हैं? सर सिलेबस तो मतलब ठीक ही है, ये सारी चीजें। मुझे एक चीज अच्छी लगी कि किसी ने शायद बोला था कि स्टोरीज के थ्रू अगर प्रोनाउन वगैरह ये अगर समझाते तो हमारे दोनों काम हो सकते हैं। एक तो हम ये अगर डेली बेसिस पे पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे वो तो ठीक है, बट अगर किसी को प्रोनाउन वगैरह ये चीजें समझ में आती है और हम कॉमनली अगर स्टोरीज वगैरह बताते हैं तो उसमें हम पूछ सकते हैं बच्चों को कि हाँ इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब कुछ भी पार्ट ऑफ स्पीच का कुछ भी अगर चीजें अगर हमने पढ़ा दी तो स्टोरीज के थ्रू बता सकते हैं। तो ये पॉइंट्स सही लगे, मतलब कुछ भी चीजें बता सकते। ठीक है। करिश्मा? सर मतलब अब तक जो भी डिस्कस किया वो काफ़ी मतलब अच्छा था। जैसे अभी इंद्रपाल ने भी बोला कि जो स्टोरी में से हम उनको ग्रामर कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे वो तो सही है, लेकिन हमें इसके लिए वॉलंटियर को उस टाइप से ट्रेन करना पड़ेगा। जिस तरह से हम अभी सोच रहे हैं कि ये इस तरह डिलीवर होना चाहिए बच्चों तक, तो वो जब आगे वाला वॉलंटियर उस तरह से उसको सिखाना चाहिए, है ना, जी, हम जैसे बिल्कुल। हम सोच लोग रहे हैं। निशान से रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब कुछ 7-8-10 क्लासेस या फिर 2 हफ्ते में एक क्लास इस टाइप से कुछ ले लेगा। हमारे वॉलंटियर भी इस टाइप से ट्रेन हो जाएंगे, बिकॉज उसने पूरा रिव्यू बहुत अच्छे से किया है, तो एक बार वो थोड़ा सा डिलीवर भी कर पाएगा कि किस टाइप से पढ़ाना है, क्योंकि वो पढ़ाना यस सर। ठीक है। तो वो निशान से रिक्वेस्ट करेंगे, निशान कर लेंगे। 2 हफ्ते में ऐसे एक क्लास लेना होगा, मान लिया 1-1.5 घंटे का, तो कोई इशू नहीं है। हमारा अभी निशान मैथ्स का सिलेबस अभी ऐसे वॉलंटियर ट्रेनिंग चल रहा है। जैसे हमारा मैथ्स का खत्म हो जाएगा क्लासेस का सिलेबस, उसके बाद हम लोग इंग्लिश हिंदी का सोच रहे हैं इस टाइप से। तो अगर आप 1-2 हफ्ते में भी एक क्लास ले सकते हैं तो फिर हम लोग उसको थोड़ा सा वॉलंटियर ट्रेन कर ठीक है सकते सर, वो तो ले सकते और हैं। सर राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए मतलब जो थोड़े बड़े बड़े बच्चे हैं उनको, जैसे लास्ट कल मतलब इसके पहले की जो हमारी मीटिंग हुई हिंदी वाली, हम बोलने के बाद वो लोग लिखने वाले थे, उस टाइप से अगर इंग्लिश का भी कर पाएंगे ऐसे वोकैबुलरी टाइप, तो वो भी सही रहेगा उनका नहीं मैम, स्पेलिंग। वो तो वही मैंने इसमें वही तो बताया था पॉइंट के, जैसे आप इनिशियली शुरू में सिर्फ वर्ड्स लिखना है और उसके बाद फिर हमें थर्ड मतलब फोर्थ फिफ्थ क्लास तक तो उसको एक सेंटेंस लिखना आना चाहिए। तो वो या तो इनिशियली पहले भले ही देख के लिखे, या हम डिक्टेशन कर रहे हैं, जैसे हम स्कूल्स में क्या होता था डिक्टेशन करते थे कि टीचर बोलता है और बच्चा लिखता है, तो उसको अगर वर्ड आता है तभी वो लिख पाएगा। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल से तो सेंटेंस लिखना चाहिए, तो वो तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हाँ सर, बाकी तो मतलब बढ़िया था जो। ठीक है। विनय? हाँ कित अब मेरे को तो मतलब जिस हिसाब से निशान ने इस पे पूरा देखा है वो बहुत बढ़िया किया है, और रियली मतलब अच्छे से पूरा का पूरा डिटेल में देखा है, और इनपुट्स भी सारे के सारे अच्छे वैलिड इनपुट्स हैं। तो आई होप कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हम लोग अपने सिलेबस में डाल पाएंगे। और इन्होंने अभी बता भी दिया जो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है लिखा रहता है तो पता नहीं चलता है कि उसके पीछे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अभी मतलब इनको किस थॉट के साथ में वो पॉइंट डाला है, तो ये बहुत बढ़िया है। आई होप नागपुर से सिलेबस बना है तो नागपुर को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार नागपुर की टीम एक बार देख लेगी कौन कौन से पॉइंट्स को उनके हिसाब से वैलिड लग रहे हैं, उन पॉइंट्स को आप लोग उसमें सिलेबस में जरूर डालिए। और अगर कोई पॉइंट में फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं है या कुछ कि किस कॉन्सेप्ट के साथ में लिखा गया है, तो हो सकता है कि अभी 1 घंटे की मीटिंग में इतना नहीं समझ में आया हो, तो एक बार निशान से वापस से बात भी कर सकते हैं हम लोग कि वो क्यों पॉइंट डाला गया था। तो ओवरऑल बढ़िया था निशान, बढ़िया यार। थैंक यू वेरी मच, बढ़िया तुमने एक नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं सॉरी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं प्लांट में हूँ और मतलब मेरा फोन ऑफ हो गया था। अच्छा, शिफ्ट वहाँ ऑपरेशन नहीं है सर आपका? हाँ ऑपरेशन में ही हूँ और मैं साइट पे था, तो इसलिए बीच बीच में दिक्कत आई, पर लास्ट का मैं सारा सुना हूँ 6 क्लास से तो
आई थिंक सारे पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड है और सब लोगों ने नोट भी कर लिए हैं, तो बढ़िया। और जिस हिसाब से तुमने मतलब उस पे कल भी हमने हिंदी का सिलेबस डिस्कस किया था, सेम मनोज सर ने जिस हिसाब से बताया था और आज तुमने जिस हिसाब से बताया, तो बहुत बढ़िया तरीके से मतलब आप लोगों ने स्टडी किया, तो ये बहुत बढ़िया लगा हमको। तो ये तो हमारे लिए अच्छे इनपुट्स है। और हम लोग, ऐसा नहीं है कि ये एक फाइनल सिलेबस रहेगा, हम लोगों का ये टारगेट है कि हर साल हम सिलेबस को रिवाइज करेंगे, है ना। तो हर साल ऐसे रिव्यू होते रहेंगे कि हो सकता है इस साल सारी चीजें उतनी कंटिन्यूटी में ना भी आ पाए, तो अगले साल के में वो सारी चीजें आ ही जाएंगी। ट्राई बेस्ट करेंगे कि इस साल जितना ज्यादा हो सके कंटिन्यूटी में चीजें चलें क्लास वाइज। बट हो सकता है कि कोई चीज मिस भी हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि ये फाइनल सिलेबस रहेगा, हर साल वो रिव्यू होता जाएगा, जैसे कि बुक्स रिवाइज होती हैं, रिव्यू होती रहती है, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो बढ़िया, अच्छी मीटिंग थी यार, बढ़िया। ओके, थैंक यू। हाँ नागपुर से एक बार इनपुट्स ले लीजिए। देवश्री, बोलिए तो माँ, आप बोलिए। हाँ देवश्री, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। हाँ देवश्री, तो ओवरऑल मतलब हम मतलब इनकॉर्पोरेट्स क्या क्या, मतलब आपका कैसा व्यू रहा है इस चीज में, आपका रिव्यू थोड़ा सा। आई थिंक निशाद ने बहुत सारी मेहनत की है, तो थैंक्स टू हिम। बहुत ही अच्छे से, मतलब उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है उससे समझ आ रहा है कि तो लॉट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग थिंग्स इन माइंड। तो थैंक यू सो मच। एंड पॉइंट्स तो सारे ही बहुत हैं, विल वर्क अपॉन दोस। कुछ अगर चीजें मिस आउट होती है, जैसे विनय सर कह रहे थे, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि या तो हम लोगों की जो क्लास आवर्स है उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं ताकि मैक्सिमम कंटेंट हम डिलीवर कर पाए बच्चों में। एंड अगर वो वर्कआउट नहीं हो पाता है, लाइक इस सेशन में जो चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, नेक्स्ट सेशन में कैसे कोप करना है या फिर आगे भी कैसे होगा, ये थोड़ा सा प्लानिंग वाइज हम लोग और सोचने की कोशिश करेंगे। सर एक चीज मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा सर, ये अभी कि जैसे अभी जो नागपुर टीम, जैसे अगर आप सिलेबस को रिवाइज वापस करेंगे, देखेंगे, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में पर्टिकुलर, या जैसे कि अगर हमारी रीडिंग जो है किसी चीज की, जो जैसे मैं बार बार, आप देखा होगा कि मैं शायद बहुत ही बार उस पर फोकस किया कि हमें टेक्स्ट डालना है, क्योंकि अगर हमारी रीडिंग किसी चीज की अगर अच्छी हो गई, तो ग्रामर वो इंग्रेंड हो जाती है, वो हम अपने आप से बोल देते हैं कि नहीं ये सेंटेंस सुन के गलत लग रहा है, नहीं इसमें ग्रामर गड़बड़ है। तो हमें तो हमें उस पर इसलिए बार बार उस पर फोकस कर रहा हूँ कि अगर टेंस, जैसे इंडेफिनिट टेंस है, उसका कोई पर्टिकुलर पार्टिसिपेट फॉर्म कुछ, अगर वो उसको बच्चे को नहीं भी आ रहा, लेकिन अगर उसकी रीडिंग और उसके वर्ड्स, अगर उसने वर्ड सीख रखे हैं और उसने रीडिंग अच्छे से आ रखी है और वो सेंटेंस लिख सकता है, तो वो आगे ये चीजें सब अपने आप सीख लेगा कि टेंस में क्या है। लेकिन हमें उसे बेसिक, मतलब किसी चीज को पढ़ के समझना, वो मतलब हमें ग्रामर, एक्सेसिव से ग्रामर वैसे फोकस ना करके वर्ड्स अगर समझने का उसकी कैपेबिलिटी आ गया, तो वो हम वो चीज और अच्छे समझा पाएंगे। इसलिए मेरा टेक्स्ट पे बहुत ज्यादा फोकस थोड़ा रहा है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है निशांत। एक्चुअली हमारे सिस्टम में ही ऐसा है कि हम लोग थोड़ा उसके पीछे ज्यादा भागते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन कैसा, मतलब वो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, मतलब बेसिकली सेंटेंस कैसे बनता है, उसमें क्या चीज छुपा है, सही है कि गलत है। मेन चीज ये होती है कि सही कि गलत है सेंटेंस, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो सब चीज तो बात की बात है। हमारे सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है कि क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, डूअर कर रहा है, एक्शन कर रहा है, उससे कोई उसमें सर वो बच्चा गायब हो जाता है। उसमें क्या होता है कि टर्मिनोलॉजी में, तो मुझे भी अभी नहीं आती है, ये मुझे भी बोलेगा कि क्या है, वो नहीं आएगा, मतलब वो उससे, और वो आपकी बात सही है, टर्मिनोलॉजी भी सीख जाएंगे अगर वो स्टोरी के वाइज करेंगे, तो वो भी सीख जाएंगे वो, क्योंकि वो चीज उनके दिमाग में रहेगा कि हाँ चलो उसको ये बोलते हैं, बात अलग है। लेकिन अगर उसको हम उस टाइप से अगर इनग्रेव करेंगे कि इंडेफिनिट नाउन को ऐसे बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो उसके दिमाग में वैसे फिट हो जाएगा। तो सिर्फ उसे एज ए फार्मूला नहीं बताना है कि ये फार्मूला है, मैथ्स का फार्मूला होता है ना, जैसे ग्रामर को हम ऐसे नहीं पढ़ाना है कि फार्मूला है, वो ग्रामर एज ए लैंग्वेज ही पढ़ाना है। अल्टीमेटली जो इंग्लिश आती है, जो हमारी मतलब इंग्लिश हायर लेवल पे आती है, वो बेसिकली अपनी इसी अंडरस्टैंडिंग पे होती है कि हम कैसे समझते हैं, कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं, ना कि उसको क्या बोलते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 8 तक तो हमारा क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो सब चीजें चलती हैं काफी, लेकिन जैसे आपने बताया और काफी मेरे ख्याल से काफी बढ़िया चीज है कि सेंटेंस का मीनिंग, ये सब चीजें बच्चे धीरे धीरे करके सीखने लग जाएंगे ना, तो दैट विल बी हो जाएगा।
तो वो काफी अच्छी चीज है यार, है ना ये चीज अगर, और एनसीईआरटी में ये चीज मेरे ख्याल से थोड़ी अच्छे से दी हुई है। वो सर एनसीईआरटी पूरा वैसे उसी पे है, बहुत अच्छे से डिजाइन, मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे अगर चैप्टर्स एनसीईआरटी से ही पिक कर सकते हैं कि जो आपको रेलेवेंट लगे, तो कि उसमें ऑलरेडी। और इसमें मेरे ख्याल से एक जैसे मैंने एसएससी बोर्ड से किया, तो एसएससी बोर्ड की इंग्लिश भी काफी बढ़िया रहती है, तो कुछ कुछ ठीक है, अभी तो एनसीईआरटी का ही काफी अच्छा रहता है। तो मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे ये सब चीजें हैं, तो इंग्लिश का हमें काफी फोकस करके हमारे ऐसे साइंस भी इंप्रूव हो जाएगी। मान लीजिए इंग्लिश इंप्रूव होगी तो साइंस भी हम कॉम्प्रिहेंड अच्छे से करेंगे, क्योंकि इंग्लिश अच्छी है तो उसका कॉम्प्रिहेंशन पूरा हो जाएगा, साइंस कैसे पढ़नी है कैसे समझनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है साइंस है, और आपने बहुत और मेहनत। सर अभी तो सर ऐसा भी है, अगर इंग्लिश अच्छी है तो वहाँ बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा अच्छा रहता है, बाहर सोसाइटी में डील करता है सब चीज इंग्लिश। अब और इंडिया में तो ऐसा ही है, चीजों में मतलब बढ़िया हो जाता है उसको, मतलब चीजें अच्छी, और मेहनत बहुत की यार तुमने, बहुत ज्यादा। चलो थैंक यू वेरी मच यार, है ना, तुमने बहुत अच्छे से एफर्ट्स डाले हैं यार, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, बिकॉज ये चीज डिटेल में कोई बता पाएगा जिसने एफर्ट्स डाले, अदरवाइज ऊपर से स्किम करेगा। तो आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने पूरा एनसीईआरटी को भी मेरे ख्याल से पूरा का पूरा बैठ के पढ़ा है अच्छे से कि कैसे कंपैरिजन तभी होगा जब आप उसको खुद पढ़ेंगे। तो आपने बहुत एफर्ट्स डाला यार, थैंक यू यार, और हमारे इनपुट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये। तो काफी फ्रूटफुल मीटिंग थी यार ये, कल हिंदी की तरह हमारी काफी अच्छी मीटिंग थी, और सब लोग आए भी हैं, जो कल लोग जितने लोग थे, सब लोग रिव्यूअर्स जितने भी हैं, हमने पूरी टीम में जिसने वर्क किया है वो लोग भी पूरे मौजूद हैं, तो सबको थैंक यू। और हमारी दो अभी काफी सक्सेसफुल हो गई है अभी, और ये वाले काफी अच्छे इनपुट्स हमको मिल रहे हैं, जितने हमको वो था कि मतलब कि इतनी मेहनत से बने, तो उतनी मेहनत से इनपुट्स भी हमें बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। तो हम उसमें पूरा वर्क करेंगे, क्योंकि इनपुट्स तभी, ये रिव्यूज तभी यूजफुल है जब हम उनमें इसको डालेंगे, है ना। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, हो सकता है कुछ अगर चीजें निशान छूटे हैं तो टाइम फ्रेम की वजह से छूट जाए, अदरवाइज तो आपने जो एक एक पॉइंट बोला काफी वैलिड है, मुझे काफी वैलिड लगा आपके पॉइंट्स। तो अगर कुछ छूटेगा भी, इनकेस छूटा है थोड़ा बहुत भी, तो वो केवल टाइम की वजह से छूटेगा, अदरवाइज बेसिक तो हम पूरा कवर कराएंगे इतना तो हम देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोग मीटिंग को, थैंक यू। ओके, किसी कुछ पॉइंट रह गया तो, किसी कुछ पॉइंट नहीं रह गया ना, क्लोज कर सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू निशान, थैंक यू एवरीवन। ओके सर, थैंक यू सर।